अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम गेल के स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बता दूं कि इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों के बेसिस पे स्टॉक को देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट निकल कर आ रहा है और कंपनी कितनी स्ट्रांग है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है, इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, बाइंग का प्राइस जानना चाहते हैं, एवरेज प्राइस जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप इसे छोड़ के जा सकते हैं। मेरा भी वक्त बर्बाद नहीं होगा और आपका भी वक्त बर्बाद नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले देखी जाती है प्रमोटर होल्डिंग, बट इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, यानी कि हमारी सरकार जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, हमारे देश के नाम पे ही आप कह सकते हो कि सारी होल्डिंग जो है 51% की हमें देखने को मिलेगी क्योंकि ये लिमिटेड एक कंपनी है। लेकिन उसके अलावा भी तो पैसा होता है, वो होता है एफआईज और डीआईज का। देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये लोग इंटरेस्टेड हैं क्या स्टॉक में। तो एफआईस होते हैं भैया आपके फॉरेनर्स, आपको पता होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो होल्डिंग तो इनकी अच्छी खासी है बट ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो डीआईस क्या कर रहे हैं, तो डीआईस संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं। आपने देखा होगा एफआईस ने बेचा, डीआईस ने खरीदा, डीआईस ने बेचा, एफआईस ने खरीदा। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया डीआईस माल को उठा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एफआईस दे रहे हैं दिक्का और सहारा कौन दे रहा है, डीआईस। तो यानी कि घबराने वाली बात नहीं है, एफआईस की सेलिंग जो है वो चलती रहेगी। डीआईस जब तक खरीद रहे हैं हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी पब्लिक का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन पब्लिक भी थोड़ा थोड़ा माल जो है खरीद रही है। बट आपको बता दूं कि पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं है, 6% की होल्डिंग है जो कि कुछ भी नहीं है पब्लिक के पास, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा तो डीआई साउंड कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो भैया एफआई साउंड कर रहे हैं। और ये बड़ा पैसा होता है एफआई और डीआई, हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा जहाज होता है जो बड़े बड़े बल्क में स्टॉक को खरीद के बैठे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भी 8% से ज्यादा की होल्डिंग लेके बैठा है। तो यानी कि भैया सारा का सारा पैसा तो कौन लेके बैठा है, म्यूचुअल फंड, एफआईज, डीआईज। तो भैया स्टॉक को तो चलना पड़ेगा ही। तो फिलहाल आपको दिए जाते हैं ए, यानी कि ए ग्रेड इनको दिया जाता है, ए प्लस कर लो होल्डिंग के बेसिस पे। आइए समझते हैं इसके शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बाद रेवेन्यू को। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है नहीं। तो भैया यहाँ पे प्रॉफिट डगमगाया हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे ग्रोथ करने की कोशिश की थी। तो जैसा कि आपको पता है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हुए थे, हो सकता है उस वजह से इनके एक्सपेंस रेशो जो है वो बढ़ गए हो, या फिर ये भी हो सकता है इन्होंने अपना कर्जा चुकाया हो, या फिर कहीं इन्वेंट्री क्रिएट की हो। तो बड़ी सारी सिस्टम हो सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को फिलहाल के लिए। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो घोषित किया है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखते हैं मार्च 2024 में क्या अपने एक्सपेंस रेशो को ये कंट्रोल करती है या नहीं करती है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो 0.25 का है, कोई ज्यादा कर्जा तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम कर्जा है। डेप्ट इक्विटी रेशो बुरी तब होती है जब वो 1 के ऊपर चली जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो फिलहाल के बेसिस पे एवरीथिंग इज ओके, नथिंग नीड टू वरी अबाउट दिस। एंड चलिए हम लोग इसकी अब थोड़ी सी बैलेंस शीट को देख लेते हैं और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या कुछ इंक्रीज हो रहा है, कितना पैसा है कंपनी के पास। तो दोस्तों एज पर कंसोलिडेशन अगर आप रिजर्व देखते हो, बहुत अच्छा रिजर्व है, बहुत अच्छा है और इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। मार्च 2023 में डिक्रीज हुआ है लेकिन कोई इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। 43 से शुरू हुए थे और 58 तक अपने रिजर्व को लेके आए हैं। तो अच्छा खासा पैसा जो है इनके पास लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है खुद का, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत छोटे प्राइस पे इन्होंने प्राइस मतलब कर्जा जो है लेके रखा है। तो तकरीबन आप कह सकते हो 7 और 8 आपके हो गए, 8 8 16 15, तो 16,000 करोड़ के करीब आप कह सकते हो कि इन्होंने कर्जा जो है वो लेके रखा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये देखो कितना बड़ा कैश है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी सर्वाइव कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात तो देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी इन्वेंट्री की तो अच्छी खासी इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल देखो अच्छा खासा पैसा, 10,679 करोड़ का पैसा इनके पास आने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यह है कि इन्होंने प्रोडक्ट को बेच दिया हुआ है और अब ये उसका पैसा जो है लेंगे आगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों जितनी भी चीजें हमने एज पर फंडामेंटल स्टॉक के अंदर देखनी चाहिए वो जो हमने देखी है बहुत अच्छी है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आखिर कंपनी जो पैसा मेन बिजनेस है वो कहां से कमा रही है। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि इनकी जो सेल है वो इनके मेन बिजनेस से ही आ रही है। तो कोई भी हमें घबराने वाली जरूरत नहीं है कि भैया इन्होंने इसके अलावा कोई और बिजनेस खोल के रखा है उसमें से पैसा आ रहा है।
जो मेन बिजनेस है वहां से पैसा नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं है, इनको जहां से बिजनेस है वहीं से पैसा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भैया करंटली तो मैं कहूंगा कि अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं देखने को मिल रही है, और जिस तरह से होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक को काफी अच्छा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों एज पर टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर सबसे अच्छा प्राइस अगर बोलते हो ना तो 99.85। आप बोलोगे यहां तक आएगा क्या कभी? दोस्तों जरूरी नहीं है यहां तक आए, लेकिन जरूरी ये भी है कि आ भी सकता है। कभी कभी एवरेज करने के लिए स्टॉक है। आप सेल का स्टॉक देखिए, जब वो चलना शुरू हुआ तो 50% डाउन हो गया था, गिरा। वेदांता को आप उठा के देखिए, गिरा कि नहीं गिरा? ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर से गिर जाते हैं। फिलहाल के लिए इसके अंदर क्या करना चाहिए, ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हमें जरूर चाहिए। और आने वाले समय में अगर ये हमें बाय ऑन डिप मिलता है, जैसे कि 128 का लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है, यहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट के पैसे लगा सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए? देखिए इस लेवल पे खरीदना रिस्की होगा, लेकिन बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक भाग जाता है, हमें नहीं मिलता है। जब फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है ना तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें एक फंड निकाल दीजिए। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे थे कि इस स्टॉक में आप 1 लाख रुपया लगाएंगे, है ना, तो अभी के हिसाब से जिस भी प्राइस पे ये है यहां पर 20% लगा देना चाहिए। बाकी नीचे की तरफ आपको पता है 128 अच्छा लेवल है, वहां थोड़ा खरीदना चाहिए। 99, 92 एक अच्छा लेवल है, वहां खरीदना चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, भूल जाना चाहिए अगले 5 सालों के लिए। और फिर इसका जो टारगेट निकल कर आएगा अगले 5 सालों में, जो ये दिखा रहा है, कम से कम ये कहता है कि मैं 2028-30 तक आराम से 29 तक 362 रुपीज जाऊंगा। अब आप बोलोगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भैया इसके अंदर एक ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ था, और वो ट्रेंड था आप लोगों का ये वाला, और अब इसकी ऊपर की तरफ यही एक रेजिस्टेंस है जो जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कहोगे बिल्कुल छोटा सा टारगेट तो 240 तक जाने की कोशिश कर सकता है बड़ी जल्दी, यानी कि आप कह सकते हो 1-1.5 साल में 240 भी जा सकता है, 2 साल में भी जा सकता है, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अब इसको 300 के लेवल तक जाना ही जाना है। इस पीरियड में इसने डाउनफॉल दिखाया था, जितना इसने यहां से लेकर डाउनफॉल दिखाया है इसके डबल तो अब इस स्टॉक को कम से कम जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 300 प्लस ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा, इस बात का आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, कभी भी इसको रीटेस्ट करने आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर के लेवल में पूरी कैपिटल लगाना थोड़ा रिस्की रहेगा, ऊपर की तरफ निकल चुका है, लेकिन बड़ी बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। तो अपने रिग्रेट से बचने के लिए तो आप लोगों को 20% या 10% इस लेवल पे जरूर लगाना चाहिए, बाकी वेट करना चाहिए अगर आपको सही प्राइसेस का मिल जाए, जैसे कि 128, 99 का। स्टॉप लॉस देखिए, जब फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो उसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लगाना चाहते हो, आपको लगता है तो फिर भैया 81 का स्टॉप लॉस है, क्या आप लगा सकते हो? इतना नहीं लगा सकते ना, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा के आप ये जो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है, जब तक इसके नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज ना दे तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए इस रैली में। हाँ, अगर इसके नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज कर दे 20 पीरियड के तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, दोबारा ऊपर आ जाए दोबारा एंट्री ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नए चैनल मनी मेकर RS का लिंक दिया है, आप वहां जा लीजिए या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहां पे सिखाया गया है कि इस बुलिंगर बैंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।